नमस्कार। आज हम भारत के एक अहम कानून पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे सब एनएसए कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कैसे काम करता है, कब इस्तेमाल होता है और हाँ, कुछ सवाल भी उठाती है। जी, ये 1980 का कानून है और इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है देश की सुरक्षा और जो पब्लिक ऑर्डर है उसे बनाए रखना। तो ये एनएसए असल में है क्या? मतलब सीधे शब्दों में क्या करता है ये? देखिए, ये केंद्र और राज्य सरकारों को ना एक खास किस्म की शक्ति देता है। कैसी शक्ति? शक्ति ये कि अगर उन्हें लगे कि कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान देश की सुरक्षा के लिए या पब्लिक ऑर्डर या फिर जो जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए खतरा है। अच्छा। तो उसे बिना किसी फॉर्मल चार्ज या मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है। बिना चार्ज या मुकदमे के? तो ये सामान्य गिरफ्तारी से अलग हुआ? हाँ बिल्कुल, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, मतलब निवारक निरोध। इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि किसी संभावित खतरे को रोकना है। ये फर्क समझना जरूरी है। सही है। और जो हमारे पास जानकारी है उसमें एक बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी, वो है हिरासत की अवधि। हाँ, सही कहा आपने। जानकारी यही बताती है कि ये हिरासत शुरू में कुछ महीनों की होती है, पर इसे 1 साल तक, मतलब पूरे 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। पूरे 12 महीने? और वो भी बिना किसी ट्रायल के? जी हाँ, बिना किसी अदालती सजा या ट्रायल के। और यही चीज एनएसए को भारत के सबसे कहना चाहिए कि सख्त निवारक कानूनों में से एक बनाती है। ये तो वाकई गंभीर बात है। अच्छा, तो फिर जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उसके अधिकारों का क्या उसके पास कुछ बचाव के रास्ते होते हैं? यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत मांगने का अधिकार ही नहीं होता। जमानत नहीं? क्यों? वही निवारक निरोध ही बात। क्योंकि इसे सजा नहीं माना जाता, इसलिए सामान्य क्रिमिनल लॉ वाले कई सुरक्षा कवच जैसे बेल का अधिकार यहाँ लागू नहीं होते। तो अगर किसी को लगता है कि उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो क्या कोर्ट्स, अदालतें कुछ कर सकती हैं? देखिए, अदालती दखल की गुंजाइश भी काफी सीमित रखी गई है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हिरासत के जो ठोस कारण हैं, उन्हें बताने से इनकार कर सकती है। अच्छा, मतलब कारण भी नहीं बताएगी? हाँ, ऐसा हो सकता है। और ऐसे में फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जुडिशियल रिव्यू करना, यानी न्यायिक समीक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गया। यहीं पर वो नागरिक अधिकारों और सरकारी शक्ति के बीच का संतुलन वाला सवाल आता है। बिल्कुल। तो फिर इस कानून का इस्तेमाल असल में हुआ कब है, किन लोगों पर? जो जानकारी सामने है उसके हिसाब से तो इसका इस्तेमाल काफी अलग अलग स्थितियों में हुआ है। अलगाववादियों के खिलाफ, हाँ, गैंगस्टरों पर, जो लोग कट्टरपंथी विचारधारा फैलाते हैं उन पर, और मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे प्रशासन शांति या सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, उसके खिलाफ दायरा काफी बड़ा है इसका। और हाल में भी ये चर्चा में था ना, कोई ताजा मामला? हाँ बिल्कुल, लद्दाख में कुछ समय पहले जो घटनाएं हुई, उसके बाद जाने माने एक्टिविस्ट और इनोवेटर हैं सोनम वांगचुक, उनकी इसी कानून के तहत गिरफ्तारी की खबरें आई थीं। हाँ, मैंने सुना था। तो उस मामले ने इस बहस को फिर से ताज़ा कर दिया कि पब्लिक ऑर्डर या राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा कितनी लचीली हो सकती है। क्या उसमें इस तरह के एक्टिविस्ट भी आ सकते हैं? सही बात है। ये दिखाता है कि कानून पुराना होकर भी कितना प्रासंगिक और विवादास्पद बना हुआ है। जी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो एक तरफ तो ये एनएसए सरकार को एक ताकतवर टूल देता है। हाँ, निवारक कदम उठाने के लिए, सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत साधन तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, खासकर बिना सुनवाई के हिरासत में रखे जाने के अधिकार पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ये शक्ति और अधिकार के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। सही कहा। एक ऐसा मुद्दा जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। और शायद अंत में सोचने वाली बात ये भी है, जो ये जानकारी हमारे सामने रखती है, कि इस तरह के जो कड़े कानून हैं, उनके इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। वो कौन से सेफगार्ड्स या निगरानी के तरीके हो सकते हैं जो इसके गलत इस्तेमाल को रोकें और साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी करें, खासकर तब जब राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हो। ये एक बड़ा सवाल है।